हेलो फ्यूचर कमांडोज, हाउ आर यू ऑल। आज मैं आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाऊंगा। रीजनिंग का एक एक टॉपिक जो आपके एफकेट में आता है वो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि पूरी वीडियो लगभग 1 घंटे के अंदर मैं आपको कंप्लीट करूं, मतलब 1 घंटे में पूरी रीजनिंग पढ़ाऊं और हर टॉपिक टच करूंगा, हर टॉपिक समझाऊंगा रीजनिंग का, क्योंकि 1 घंटे में आपको पता है कि सब कुछ पढ़ाना और वो भी किस तरीके से पढ़ाया जाता है। आपको पता है कि मैं एक फास्ट रिवीजन कराने में आपको पता है कि मैं 1 घंटे की वीडियो का 1 मिनट में रिवीजन करा देता हूँ। तो मैं रीजनिंग को भी आज इसी अप्रोच के साथ मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा। और जो लोग पहली बार चैनल पे आए हो, आप लोग जाके टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। यही नहीं, और भी जो पीडीएफ है, जो मैंने आपको जीएस पढ़ाया है, जीएस के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, चाहे वो करंट अफेयर का हो या स्टैटिक जीके हो, वो आपको वहाँ पीडीएफ मिल जाएंगी। और मैं आज आपको पूरी रीजनिंग पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिश करेंगे कि 1 घंटे में फास्ट रिविजन पूरी रीजनिंग का हो जाए। अब मैं यहाँ से अपनी वीडियो बंद करता हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, 2 दिन बाद आप लोगों का एफकेट का एग्ज़ाम है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को सारा सारा सब कुछ पढ़ा दूँ, सब कुछ। तो उसके लिए मैंने एक स्ट्रेटेजी अपनाई है कि मैं आप लोगों को आज पूरी रीजनिंग पढ़ाऊँगा, ठीक है। पूरी रीजनिंग मैं आपको कंप्लीट कराऊँगा आज। देखो, याद रखो 4 चीज़ें आती हैं एफकेट में: मैथ्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश। अब है क्या, बात यह है कि देखो 20-25 क्वेश्चन इसके, 45 और 55 इन दोनों के आते हैं। तो अभी तक मैंने आपको जीके में बहुत मैक्सिमम पार्ट कवर कराया है, जिसमें करंट अफेयर आता है। अब देखो, जो 100 क्वेश्चन आएंगे वो आपको टोटल 2 घंटे में करने हैं। अब आपको वो अटेम्प्ट कैसे करने हैं, याद रखना, 15-15 मिनट के स्लॉट बना के चलना है और 1 घंटे में आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। जो आपको क्वेश्चंस आते हैं, 15 मिनट मैथ करो, 15 मिनट जीके करो, 15 मिनट रीजनिंग और 15 मिनट इंग्लिश। जो जो आपको आता है और छोटा क्वेश्चन, उसे जल्दी फटाफट कंप्लीट करो। जो लास्ट का जो 1 आवर है ना, जो क्वेश्चन बचेंगे वहाँ पर आपको वहीं जाके वो क्वेश्चंस करने हैं। कभी कभी क्या होता है, हम उन्हीं क्वेश्चंस में लगे रहते हैं और आधा घंटा निकल गया और मैथ कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है कि 15-15 मिनट के स्लॉट लेके चलना आप लोग। टोटल 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा। अब देखो, ये मैंने पूरा का पूरा जो एग्जैक्ट जो सिलेबस है वो आप लोगों को बता रहा हूँ कि आता क्या है एग्जैक्टली। आप लोगों को यही नहीं पता होगा अभी तक कि आता क्या है। देखो भाई, जनरल अवेयरनेस में ये सारे टॉपिक्स हैं और ये सारे ही आते हैं। स्पोर्ट्स एक अलग से टॉपिक दिया है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आर्ट एंड कल्चर, पर्सनैलिटीज़। मैं कल आपको इन सब की एक कॉम्प्रहेंसिव वीडियो दूंगा, एक ही वीडियो में मैं सब कुछ कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। मैथ्स भी मैं आपको पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। ये पूरा मैथ्स का रहेगा। ये सारे टॉपिक्स हैं आपके जो मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। देखो, बात क्या है, मेनली हम वही क्वेश्चंस करेंगे जो ज़्यादातर रिपीट होते हैं, ठीक है, जो एग्जाम्स में आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। कायदे में तो अगर पढ़ाया जाए तो भैया बहुत टाइम लगेगा एक चैप्टर को कंप्लीट करने में, बट हम फास्ट रिवीजन करेंगे। आज मैं आप लोगों को पूरी की पूरी रीजनिंग पढ़ाऊंगा, ठीक है। और फिर मैं आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है और इंग्लिश में क्या क्या आपको ट्रिक अपनानी है। तो आज हम सबसे पहले चलते हैं रीजनिंग में। देखो, रीजनिंग का मैंने आपको पूरा टॉपिक लिख दिया, जो जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, और मैं आपको सारी प्रैक्टिस कराऊंगा और चीज़ें समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको चीज़ें सॉल्व करनी है। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीरीज़ के जो क्वेश्चंस आते हैं। देखो, सीरीज़ के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें मेनली आपको सबसे पहले फिगर को देखकर एक एनालाइज करना आना चाहिए कि यार इसमें दिया क्या है। सबसे पहले याद रखना, आपको एक ऐसे स्क्वायर बॉक्स दिया जाएगा और उसमें कुछ फिगर यहाँ बनी होगी, कुछ यहाँ या यहाँ पे। तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि फिगर बनी कहाँ है। आपको लगेगा कि आपको चीज़ें आती हैं, बट सच बता रहा हूँ, आपको कुछ नहीं आता अभी सीरीज़ में। जब मैं आपको रीजनिंग की पूरी क्लासेस लूंगा ना आप लोगों की, तब समझ आएगा कि रीजनिंग होती क्या है। तो ध्यान से इस फिगर को देखो। सबसे पहले ये अपर लेफ्ट है, ये मिडिल लेफ्ट है, ये लोअर लेफ्ट है। ये अपर राइट, मिडिल राइट और लोअर राइट। और ये क्या है, ये अपर मिडिल है और ये लोअर मिडिल है। और ये कौन सी है, ये सेंटर वाला है, इसे हम बोलेंगे सेंटर। सेंटर, ठीक है। अब मैंने आपको ये समझाया क्यों। देखो, हम चीज़ें फास्ट पढ़ेंगे तो चीज़ें थोड़ा सा मेरे साथ प्रैक्टिस करना कि हाँ चलो सर करा रहे हैं, हम जल्दी फास्ट रिवीजन करते हैं। देखो, 2 टाइप की डायरेक्शन होती है। एक होती है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हमेशा, जैसे क्लॉक ऐसे चलती है ना, तो वो अपोजिट चलता है क्लॉक के, तो उसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज क्लॉक की डायरेक्शन में। या एंगल वाइज भी फिगर हो सकता है। अब देखो, ये देखो, मैंने आपको ये एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन दिया है, करो इस क्वेश्चन को, बैठ के वीडियो को पॉज करो और इसे करो।
और जिन लोगों को रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं आती है ना, आप बस इस वीडियो को देखकर चले जाओ, आपको और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग मैं आपको बता रहा हूँ ना भैया, थोड़ा सा दिमाग खोल के पढ़ लो मेरे साथ, चीज़ें याद हो जाएंगी। 1 घंटे की रीजनिंग में सब कुछ करा दूंगा, विश्वास करो और सच में हो जाएगा। बैठो और तसल्ली से करो, क्योंकि मुझे पता है चीज़ें कैसे होती हैं। आप लोगों ने बहुत पढ़ रखा है ना सबसे। अब देखो पढ़ाई कैसे होती है। अब देखो ये पी है, तो ये कहाँ पर है, ये लेफ्ट के मिडिल में है, और ये कहाँ पर है, ये लोअर लेफ्ट में है। अगली बार देखो पी कहाँ गया, पी नीचे आ गया। देखो पी कहाँ आ गया, इसकी जगह पी आ गया। और टी कहाँ चला गया, टी देखो 2 कदम आगे गया है, यहाँ से यहाँ। टी मतलब एक सेंटर वाला पार्ट इसने लोअर मिडिल वाला पार्ट छोड़ा है। तो आप लोग ज़्यादातर पता है इसमें गलती करोगे। आप लोग आंसर निकाल के देखना, मैं आपको बता दूँ देखो कैसे होगा। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो टी कितना भाग रहा है, 2 + 2 भाग रहा है। अगर आप इसे यहाँ एक फिगर बनाओ, ये फिगर बनाना तभी समझ में आएगा। ये टी है, टी यहाँ गया, तो टी कितना गया, +2। अगली बार टी कितना गया, देखो अगली बार टी यहाँ पे है, तो +1 गया। उसके बाद टी कितना चला गया, फिर देखो टी +2 गया है, यहाँ पर आ गया। देखो टी इसको और इसको छोड़ के यहाँ पर आया, देखो टी तो +2 आ गया। और फिर ये प्लस टी यहाँ पे आया +1, तो +1 +2 +1, ये +2 हुआ और यहाँ +1 हुआ। मतलब एक ही पोजीशन छोड़ा है पीछे, मतलब एक ही पोजीशन के बाद आ गया। यहाँ पे एक पोजीशन बीच में छोड़ी थी। तो आप लोग अगर ध्यान से देखो तो टी कैसे चल रहा है, टी पहले यहाँ था, फिर यहाँ गया टी, तो यहाँ +2 हुआ। फिर टी यहाँ पर आ गया एकदम जस्ट साइड में, तो यहाँ +1 पोजीशन हुई है। फिर कहाँ पे गया है, फिर टी यहाँ पे एक सेंटर पोजीशन छोड़, यहाँ की एक कॉर्नर वाली पोजीशन छोड़ के यहाँ गया है टी। फिर यहाँ पर आया है टी +1 करके यहाँ पे। तो नेक्स्ट कहाँ आएगा, +2 करके आएगा। समझ रहे हो बात को। तो कहाँ पर आएगा टी, नेक्स्ट यहाँ पे आएगा, यहाँ पर ही। तो यहाँ पे टी आ जाएगा। और पी कैसे चल रहा है, पी जो है हमेशा, देखो पी यहाँ पे, देखो यहाँ से यहाँ आया, देखो यहाँ था सीधा यहाँ आ गया एक पोजीशन, फिर एक छोड़ के यहाँ गया, देखो 2। तो पी में पहले +1 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, और फिर +1 होगा। तो यहाँ पर है ना, देखो यहाँ से यहाँ गया, ये पी यहाँ पे है, तो ये कितना एक पोजीशन छोड़ के गया, तो अगली बार एक ही पोजीशन के बाद आ जाएगा, तो पी यहाँ आ जाएगा। तो आपकी ये वाली फिगर बनेगी। ध्यान से चीज़ें समझोगे तो ही चीज़ें समझ पाओगे। बहुत तसल्ली से बैठोगे, समझो बात को क्या है। पी का कैसे चल रहा है, पी का क्या खेल है, पी का खेल है पी पहले यहाँ था, फिर पी यहाँ आ गया, मतलब सीधा साइड बाई पोजीशन में चला गया। फिर एक गैप छोड़ के गया है पी, देखो यहाँ आ गया पी थर्ड वाले फिगर में, फोर्थ वाले में एकदम साइड वाले में चला गया। फिर एक गैप छोड़ के यहाँ आया है पी, यहाँ आ गया ना। अगली बार कहाँ आएगा, देखो गैप छोड़ा है, अब कोई गैप नहीं छोड़ेगा, सीधा यहाँ आ जाएगा। तो पी ऊपर आएगा और टी नीचे। समझ गए। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करा जाता है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ही हो पाएंगे, नहीं तो पक्का गलत कर दोगे ये सब। अभी नेक्स्ट वाली फिगर देखो, इसमें क्या आएगा, यहाँ पे पॉज करो और सोचो। अब मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखो अगर आप इस फिगर को और इस फिगर को देखोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि यार पहले यहाँ था और फिर सीधा यहाँ आ गया। मतलब यहाँ तो भाई चल रहा है, ये लगभग 90 डिग्री का गैप ले रहा है ना। बट देखो पहले और इसमें नहीं ले रहा। मतलब कि अगर हम इसे इस फिगर को ऐसे बनाएं और यहाँ पे लिखें हम 0, या अगर हम इसे क्लॉक मान के चलो इसे, ये 12 है, ये 6 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो पहली बार में यहाँ था, फिर यहाँ हो गया, लग रहा है, और फिर सीधा यहाँ। मतलब पहली बार में इसने +1 करा, फिर +2 करा, अगली बार देखो यहाँ आ गया, फिर +3 करा, तो अगली बार क्या होगा, अगर +4 होगा तो 7 8 9 और 10। तो जो नेक्स्ट फिगर होगा वो ये बनेगा। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो ऐसे बनेगी। समझ रहे हो। ये मैंने दोनों क्वेश्चन जो लिए हैं ना, ये सबसे टफ क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं आप लोगों के लिए। इजी क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, मैं सीधा सीक्वेंस दे देता हूँ, आप लोग फिगर को घुमा के देख लेते। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही टफ क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिए हैं। ये कोई अच्छे से जो बच्चे जो रीजनिंग के बड़े बड़े महारथी हैं ना, वो भी ये दो क्वेश्चन में अटकेंगे, क्योंकि मुझे पता है वो क्या करेंगे, यहाँ पे जो पी और टी है ना, वो यहाँ पी और टी लिखेंगे, और इस वाले में क्या करेंगे, वो जो इमेज बनाएंगे ना वो यहाँ आएगी उन लोगों की। उन्हें कॉन्सेप्ट समझ में कभी नहीं आएगा। बट जो मैंने आपको समझाया है ना, उस चीज़ को समझ लो, ठीक है। कि दोनों क्वेश्चन बहुत टफ थे, मैंने इसलिए ही लिया क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। तो ये पहला हो गया सीरीज के क्वेश्चन कैसे करने हैं। नेक्स्ट आ जाओ मिसिंग टर्म। देखो मिसिंग टर्म में याद रखना, पहले हमको वर्टिकल चीज़ों को देखना है। कैसे देखना है, वर्टिकल।
और फिर हमको देखना है उसको हॉरिजॉन्टल, जैसे ये वर्टिकल ऑपरेशन करके ये कैसे आया ऐसे देखना है, ना कि ये 1 और 2 करके ऑपरेशन कैसे करके ये आया, ये नहीं देखना हमको। हमको सबसे पहले यही ट्राई करना होता है। देखो 1, 4 और 7 को क्या करेंगे कि 27 आ जाए, नॉर्मल नॉर्मल सी बात है भाई, ऐसा तो लग ही रहा है कहीं ना कहीं इंटू तो हो रहा है। तो 4 1 जा 4 और 4 7 जा 28 -1, ठीक है। 2 5 जा 10, 10 8 जा 80, ये तो ज़्यादा चला गया। नेक्स्ट करके देखो कुछ और, 7 4 जा 28 -1 27, 8 5 जा 40 -2 38। तो ये वाला लॉजिक बैठेगा। कौन सा लॉजिक बैठेगा यहाँ पे? यहाँ लॉजिक बैठेगा 7 × 4 पहली वाली लाइन में, इसमें -1 = 27, फिर 8 × 5 -2 = 38, फिर 9 × 6, इन दोनों को इंटू करो, -3 = 51। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 51। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ क्या आएगा? यहाँ बताओ क्या आएगा? देखो 7 का दुगना 14, फिर 1 बढ़ गया, 5 15 का दुगना 30, लग रहा समझ रहे हो, दुगना दुगना होता जा रहा है और एक कम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 127 × 2 माइनस प्लस हो रहा है भाई, एक बढ़ रहा है, 14 का 1 बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है, +1। तो 127 × 2 +1 कितना हो जाएगा? 255। तो यहाँ क्या आएगा? 255। ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत टफ है जो मैंने लिया आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों के लिए वही चीज़ लेके आया हूँ कि भैया रीजनिंग में कोई इजी तो आप लोग कर ही लोगे, मुझे पता है रीजनिंग बच्चों के लिए बहुत फेवरेट होता है, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं वो क्वेश्चन कराऊँ जो सबसे टफ हों। ठीक है, और कुछ जो आपके कॉन्सेप्ट सब में क्लियर करता चला जाऊँ। जैसे आपको पता होगा स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट आर्गूमेंट, ये सारे क्वेश्चन आते हैं, बट एग्जैक्ट एक एक मतलब आपको समझाऊंगा कि आपको ये एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे सोचना है और किस तरीके से अप्लाई करना है। ये देखो क्लासिफिकेशन, ऑड एंड ऑड वन आउट होता है इसमें। इसमें बस सीधा आपको यही देखना है कि भैया फिगर कैसे चल रहा है। देखो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, देखो ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये मगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये हो जाएगा ऑड वन आउट। ठीक है, यहाँ आ जाओ। एनालॉगी, एनालॉगी का मतलब ये होता है कि एना का मतलब होता है सेम या रिलेशन, उसको स्टडी करना एनालॉगी बोला जाता है। तो स्टॉप को अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो मोस्ट को कैसे लिखेंगे? बीच में 4 डॉट लगा दी जाती हैं कि अगर ये इसके बराबर है तो ये किसके बराबर होगा। तो आपको लग रहा होगा कि ये एक मिरर इमेज है, तो मोस्ट की मिरर इमेज क्या होगी? ये, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, अब आप सोचोगे कि सर मिरर इमेज कैसे निकालते हैं। देखो मैंने मिरर इमेज जो जो पोर्शन होता जाएगा हम उसे कंप्लीट करके, एक सेकंड, मैं इसमें मिरर इमेज आपके लिए लेके आया था। मिरर इमेज कहाँ पर है? देखो ये रहा मिरर इमेज और वाटर इमेज। देखो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है मिरर इमेज का, तो जो भी आपको मिरर इमेज मिल रही है ना, समझो आपको मिला ए, तो भैया ए को आप अपने जो आपको रफ शीट मिलेगी उस पर लिख दो ए, और फिर उसको उल्टा घुमा के देख लो पेपर को, तो आपको मिरर इमेज पता लग जाएगी। एक तरीका तो ये है, और डिफरेंट तरीका तो आपको पता ही है कि भैया वो कितने उसको राइट घुमाओ, इस तरीके से घुमा घुमा के देखो। सबसे बेस्ट ये है अपने रफ शीट पे उसको बना लो और पेपर को उल्टा करके देख लो। वाटर इमेज क्या होती है? वाटर इमेज यहाँ बनती है नीचे की तरफ, ये वाटर इमेज यहाँ बनेगी, ये इसकी वाटर इमेज है। जैसे बी है तो बी का मिरर इमेज क्या होगा? ये, बट जो बी का वाटर इमेज है ना वो ये होगा। इसको घुमा के लिखेंगे, घुमा के उल्टा। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे एफ है, एफ का मिरर इमेज, एफ का वाटर इमेज क्या होगा? ये होगा, बट एफ का मिरर इमेज क्या होगा? ये होगा। तो तरीका क्या है? आप इसको रफ शीट पे ऐसे लिखो और एकदम साइड पलट के देखोगे उल्टा तो ये दिखेगा, और उल्टा पलटो मतलब पेपर को ही घुमा के देखोगे तो ये दिखेगा। तो ये सारा खेल है, पेपर से कर सकते हो आप इस चीज़ को। ठीक है, तो मिरर इमेज और वाटर इमेज बहुत ईजी कॉन्सेप्ट्स हैं। नेक्स्ट आ जाओ, मैंने आपको क्या करा रहा था अभी? हाँ ये करा रहा था एनालॉगी। ठीक है, समझ में आ गया ये? ठीक है, अब आ जाओ डॉट सिचुएशन पे। पूरी रीजनिंग कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन सबके कराते हुए चलूंगा, तो डाउट आपके जो छोटे मोटे डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और किसी को कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, नीचे आपको व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। जैसे मैं आज आपको रीजनिंग करा रहा हूँ कि एक एक क्वेश्चन सारे टॉपिक्स के लेके चल रहा हूँ कि चीज़ें आप लोग जल्दी से चीज़ें समझ पाओ। कल मैं आप लोगों के लिए, अगर आप लोग बोलोगे तो, या पूरा जीके या पूरा मैथ्स या पूरी इंग्लिश, एक पूरी कॉम्प्रहेंसिव कवर करूँगा। हर टाइप के क्वेश्चंस कैसे करे जाते हैं एग्जाम में, किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करने हैं।
देखो, डॉट सिचुएशन में क्या है, आपको एक फिगर में एक डॉट दे दी जाएगी, ये देखो। अब आपको ये देखना है कि जो डॉट लगी हुई है ये किस फिगर के अंदर आ रही है। देखो ये ट्राइंगल के और स्क्वायर और ये सर्किल के अंदर है। देखो स्क्वायर या रेक्टेंगल जो जो भी चीज़ है ये बाहर है, देख रहे हो, इससे बाहर है। मतलब कि ये जो डॉट है ये दो चीज़ों के इंटरसेक्शन में है, एक तो ट्राइंगल और एक सर्कल। तो हम वो फिगर में वही फिगर देखेंगे जहाँ पे ये दोनों चीज़ इंटरसेक्ट कर रही हो। हम वही फिगर देखेंगे जहाँ ट्राइंगल और सर्कल जो है आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हों, वही फिगर देखेंगे। देखो यहाँ ट्राइंगल अलग है, सर्कल अलग है, ये गया। ये देखो यहाँ ट्राइंगल और सर्कल इंटरसेक्ट तो कर रहे हैं, बट साथ में देखो स्क्वायर भी इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब अगर हम कहीं भी ट्राइंगल और सर्कल के इंटरसेक्शन पे अगर हम कहीं भी डॉट लगाएंगे ना, समझो हमने यहाँ डॉट लगा दी, तो देखो यार ये डॉट ट्राइंगल के अंदर भी जा रही है और सर्कल के अंदर भी और स्क्वायर के अंदर भी, बट हमें डॉट सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल और सर्कल के अंदर चाहिए। देखो वो पॉसिबल ही नहीं है, हम कहीं भी डॉट लगा के देख लें इनके इंटरसेक्शन में, वो स्क्वायर को कवर कर ही रहा है। अब ये वाला फिगर देखो, इसमें अगर आप देखो अगर हम यहाँ लगा देंगे तो भैया देखो स्क्वायर बच गया, अलग रह गया, तो ये वाला फिगर इसका आंसर होगा। समझ गए किस तरीके से डॉट सिचुएशन के क्वेश्चन करते हैं। तो जो जो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, एक तो हमने सीरीज कंप्लीट कर लिया, मिसिंग टर्म कंप्लीट किया, क्लासिफिकेशन, ऑड वन, एनालॉगी, डॉट डॉट सिचुएशन, ये 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आ जाओ कॉज एंड इफेक्ट पे। कॉज एंड इफेक्ट ये जो है ये टॉपिक इसके अंदर आता है, देखो मैं आपको समझाऊंगा। ये एनालिटिकल रीजनिंग है, इसमें ये जो फिर ये वाला टॉपिक है ना कॉज एंड इफेक्ट, इसको पहले कंप्लीट करेंगे हम लोग। फास्ट रिवीजन हो रहा है इसलिए थोड़ा सा आप लोग को ऐसा लग सकता है कि सर आप बहुत तेज पढ़ा रहे हो, बट फास्ट का मतलब फास्ट ही होता है, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आपको मैं 50-50 क्वेश्चन कराऊं एक ही टॉपिक के, फिर इतना टाइम नहीं है ना, सब कुछ थोड़ा थोड़ा सब कुछ आना चाहिए, तभी चीज़ें एग्जाम में क्लियर होती हैं। देखो कॉज एंड इफेक्ट का मतलब क्या है कि जो आपको पहला स्टेटमेंट दिया जाएगा वो हमेशा कॉज होगा, या कोई भी एक स्टेटमेंट कॉज होगा और एक स्टेटमेंट इफेक्ट होगा। वो आपसे ये पूछेगा कि कौन सा कॉज है और कौन सा इफेक्ट है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, गवर्नमेंट मेड इट कंपलसरी टू वियर हेलमेट फॉर राइडर्स ऑफ टू व्हीलर्स, कि जो भी टू व्हीलर को राइड कर रहे हैं जैसे स्कूटर है, बाइक है, उनके लिए हेलमेट पहनना कंपलसरी कर दिया गवर्नमेंट ने। अब देखो सेकंड लाइन क्या लिखी है, नंबर ऑफ केसेस ऑफ एक्सीडेंट्स इन्वॉल्विंग टू व्हीलर हैज़ बिन इंक्रीजिंग एवरी ईयर, हर साल टू व्हीलर के एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं। और आपको क्या लग रहा है कि सरकार की पहले क्या हुआ है, कॉज होता है पहले, इफेक्ट होता है बाद में, तो पहले ये हुआ उसके बाद ये हुआ, तो ये कॉज है ये इफेक्ट है। तो बी जो है कॉज है, मतलब सेकंड वन इज कॉज एंड फर्स्ट वन इज इफेक्ट, तो ये आंसर होगा। समझ रहे हो, कॉज इफेक्ट में ये देखा जाता है कि पहले क्या हुआ उससे क्या इफेक्ट हुआ। तो ये वाले क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करे जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, नंबर सीरीज। देखो यार नंबर सीरीज में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको सीरीज अभी भी कराया था, जो स्टार्टिंग का टॉपिक हमारा सीरीज ही था, तो इसमें नंबर सीरीज भी आ जाती हैं। जैसे ये देखो एक नंबर सीरीज है, तो आपको ये स्टेप्स ही फॉलो करने हैं। पहले आपको देखना है कि यार कहीं एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है क्या, कहीं मल्टीप्लीकेशन हो रहा है क्या। थर्ड स्टेप में आपको देखना है कि कहीं स्क्वायर और क्यूब का कहीं कॉन्सेप्ट लग रहा है क्या। और फोर्थ में आपको प्राइम नंबर देखने हैं। प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं, जो भी नंबर खुद से या वन से डिविजिबल होता है, जैसे कि 2 अपने आप 2 से होता है, 1 से होता है, 3, 5, 7, ठीक है, 11। अब ये सीरीज चल रही है। अब आपको अगर प्राइम नंबर पता ही नहीं कि 11 के बाद 13 आता है, तो भैया कोई भी लॉजिक लगा लो, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होने का ये वाला। तो आपको सबसे पहले एडिशन देखना है, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर ये स्क्वायर क्यूब, फिर प्राइम नंबर। और अगर ये भी इनमें से आपको कुछ ना दिख रहा हो तो आपको देखना है डिफरेंस इन सीरीज। ये 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं इसमें। देखो जैसे ये है, पहले 1 है, 9 है, 25, 49, ये क्या लग रहा है, स्क्वायर ही लग रहे कुछ। पहले ऐड करके देख लो, +8 करो 9 हो रहा है, बट ये तो 8 से बहुत ज़्यादा ऐड हो रहा है यहाँ पे। तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये कहीं ना कहीं स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, ये 3 का, ये 5 का, ये 7 का स्क्वायर। अब देखो ये सारे ऑड नंबर है, 1, 3, फिर 5, फिर 7, फिर क्या आएगा 9 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 80। तो हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोग को दिखाता हूँ, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पक्का आपको एग्जाम में मिलेंगे। ये होते हैं सीरीज डिफरेंस से। सीरीज डिफरेंस क्या होता है कि डिफरेंस 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 करते जाओ। क्या करते जाओ, डिफरेंस डिफरेंस करते जाओ। देखो 3 और 20 का डिफरेंस कितना हो गया 17, इसका 43, इसका डिफरेंस कितना हो गया 81, और इसका कितना हो गया 131। 17 और 43 का डिफरेंस 26, इन दोनों का डिफरेंस 38, इन दोनों का डिफरेंस
50, ठीक है, इतना हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस 12 और इन दोनों का डिफरेंस 12, दोनों नंबर सेम आ गए ना, मतलब कि यहाँ भी कोई 12 होगा। 50 और 12 कितना हुआ, 62, मतलब कि इन दोनों का डिफरेंस 12 हो गया। अब देखो 81 और 50 131, तो 131 और 62 यहाँ पे कितना आना चाहिए, 193। इन दोनों को जोड़ा तो ये आया, तो 275 और 193 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 478। मतलब हम पहले आएंगे नीचे और फिर जाएंगे ऊपर की तरफ, तो 478 आएगा यहाँ पे सीरीज में, ठीक है, 478। अगर आप लोगों को डाउट है तो आप लोग मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये कैसे करा, क्योंकि मैं आपको चीज़ें फास्ट करा रहा हूँ और सारे कॉन्सेप्ट्स कराऊंगा। जब मैं डिटेल्ड सीरीज लेके आऊँगा, हर टॉपिक सिंगल बाय सिंगल चलेगा, उसमें आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये मैं आपको फास्ट रिवीजन करा रहा हूँ कि एग्ज़ाम में अप्रोच कैसा रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट है अल्फ़ाबेट सीरीज़। अल्फ़ाबेट सीरीज़ में क्या है, टाइप 1 मैंने आपको कुछ कहूँगा, एक टाइप 1 एक टाइप 2। देखो टाइप 1 ये है कि देखो भैया, आपको जैसे ही एग्ज़ाम में रफ शीट मिले ना, तो कोशिश करो कि ये लिखने का ABCD पूरा Z तक, और M के बाद उल्टा घूम जाओ, NOPQRST ऐसे करके Z तक, और उनके ऊपर नंबर लिख दो 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैं आपको इन्हें याद भी करा सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि अभी हम याद करने में फोकस ना करें, अभी हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन करने में फोकस करें। याद कैसे, याद ऐसे कि जैसे M है, M13 की तरह लग रहा है, देखो 3, ऐसे करके मैं आपको सारे याद करा सकता हूँ इसमें, बट मैं चाहता हूँ अभी आप लोग इसको बस ऐसे लिख लो। लिखने के बाद देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों का सम कितना होता है, या B के अपोजिट क्या होता है, Y, ऐसे याद करो, बॉय BOY बॉय, कॉक्स COX कॉक्स, C और X अपोजिट है, DW दूध वाला, D के अपोजिट W आता है, E के अपोजिट V, इसको ऐसे याद रखो, लव। V के अपोजिट E आता है और L के अपोजिट O आता है। M के अपोजिट N आएगा, ये KP, ये JQ, ये IR इंटरनेशनल रिलेशन, या हायर सेकेंडरी, ये GT रोड, और ये फूफा, फू आता है, फू FU, इस तरीके से याद रखो, या उफ याद रख लो, उफ UF। तो ये पूरा का पूरा आपको याद होना चाहिए कि किसके अपोजिट क्या आता है, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ए को अगर स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो ए एक नंबर पे आता है, और ए को अगर उल्टा पढ़ोगे ना यहाँ से जाएंगे तो 26 नंबर पे आएगा। तो मैं आपसे पूछूं कि जी की सीक्वेंस क्या होगी, अगर हम ए से नंबरिंग करें तो 7, और अगर नंबरिंग जेड से करें तो कितनी होगी, जो टी की होगी 20। तो इसलिए मैंने आपको ये ऊपर नीचे लिखने के लिए कहा है। और दोनों नंबर का सम हमेशा यहाँ पे 27 होता है, देखो 11 और 16 27, 10 और 17 27, तो हमेशा 27 सम होता है। मैं आपको बहुत तेज पढ़ा रहा हूँ, मुझे खुद भी पता है ये चीज़ कि मैं बहुत तेज करा रहा हूँ, बट वो नीड है, क्योंकि परसों आप लोगों का एग्जाम है। नीड ऑफ द आवर इज फास्ट रिविजन। ACFI के बाद क्या आएगा, देखो ए के बाद क्या आ गया, सी, तो बी के बाद सी आ गया, फिर डी और ई छोड़ के एफ आ गया, फिर जी और एच छोड़ के आई आ गया। एक्चुअली ये आई नहीं है, ये जे है, जे क्या है, जे। तो GHI छोड़ के क्या आ गया, जे, फिर क्या होगा, KLM, देखो यहाँ एक छोड़ा, यहाँ दो, यहाँ तीन, यहाँ फिर चार छोड़ना पड़ेगा, N छोड़ के क्या आ जाएगा, O आ जाएगा। या आप नंबरिंग से भी कर सकते हो कि ये कितना है 1, ये कितना है 3, ये 6, ये 10, तो इसमें कितना जोड़ा, 2, फिर 3, फिर 4, अगले में 5 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 15, 15वें पे क्या आता है, O। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ई ज्योति, 5 10 15 20 और 25, ऐसे भी याद कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं याद करने के, बट मैं आपको वो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट क्या है, ये देखो कभी कभी ऐसे आ जाता है, इसको आप बहुत ही, जो बच्चा मतलब रीजनिंग में एक्सपर्ट होगा ना, या जिसने मुझसे पहले रीजनिंग पढ़ी होगी, वो ही इन सब चीज़ों को कर पाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो टीचर्स होते हैं ना, करवाते नहीं है इन सारी चीज़ों को, बस वो ऊपर 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 से पढ़ा देंगे। मैं तो आपको क्या है, पूरा फर्स्ट टाइम में ऐसा पढ़ा रहा हूँ एकदम हाई फाई। देखो AEIO क्या आएगा नेक्स्ट, यू, क्योंकि ये वोवेल्स की सीरीज चल रही है। ये SMTWTF क्या आएगा, नहीं सोच पाओगे, मैं बताता हूँ, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ऐसा आएगा। ये भी इस तरीके से भी आ जाता है। कभी कभी ऐसे आ जाता है, देखो कि अगर हम, चलो ये क्वेश्चन बताना, अगर ये ऐसे है तो यू की एनालॉजी क्या होगी, RARE है, तो यू क्या होगा, भाई यू, समझ रहे हो। क्वेश्चन किसी भी टाइप से आ सकता है, आप कितना दिमाग लगा रहे हो वो आपको सोचना है, ठीक है। तो हमने ये अल्फ़ाबेट सीरीज़ भी कर लिया, तो हमारे ये टॉपिक ख़त्म हो गए, ये भी हो गया। नंबर
अब ये नेक्स्ट देखो ए बी टाइप सीरीज। इसमें आप लोगों को ये याद रखना है कि भैया सबसे पहले तो इनको ऐड करो, मतलब इन्हें काउंट करो। इसको यहाँ लिखो काउंट, पहले काउंट करो, काउंट कि टोटल कितने हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 आ गया। अब 12 के पेयर कैसे बनाए जा सकते हैं, या तो 2 2 के पेयर बनेंगे, या 3 3 के, या 4 4 के। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 3 के या 4 के बना लो। चलो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 4 4 के बन गए। अब ये जो यहाँ दिया हुआ इनको यहाँ पे फिलअप करो। तो पहला आ गया ए, ये आ गया बी, ये आ गया बी, ये आ गया ए बी ए। तो ए बी ए बी ए बी ए बी और ए बी बन गया ना, एक सीक्वेंस, एक सीरीज़ बन गई। तो इसका यही तरीका है कि पहले काउंट करो टोटल कितने हैं, फिर उसको जो नंबर डिविजिबल है उससे उसके पेयर बनाओ, और फिर चेक ऑप्शन चेक करो। तो ये तरीका होता है इन क्वेश्चन को करने का, ए बी टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब हमारा मिरर इमेज हो गया, वाटर इमेज हो गया। अब क्या बचा, अब हम करते हैं कोडिंग डिकोडिंग करते हैं सबसे पहले। देखो यार, कोडिंग डिकोडिंग में कुछ भी आ सकता है। देखो यार, वो आपको एक कोड दे देगा और अपने हिसाब से डिकोड करके बताएगा, फिर आपको ही डिकोडिंग करनी है पूरी उस चीज़ की। देखो जैसे यहाँ 1 2 3 का क्या मतलब है, ब्राइट लिटिल बॉय, और 1 4 5 का मतलब है टॉल बिग बॉय। एक चीज़ तो कन्फर्म हो गई कि देखो 1 दोनों में कॉमन है, यहाँ पे दोनों में कॉमन बॉय है। तो 1 का कोड क्या हो गया, 1 का कोड हो गया बॉय। ठीक है, तो 1 का कोड क्या हो गया, बॉय। अब यहाँ आ जाओ, ये देखो 3 3, इन दोनों लाइन में 3 के लिए कॉमन क्या आ रहा है, लिटिल कॉमन आ रहा है। अब आप बोलोगे कि सर और कोड सर हमें मिलेंगे भी नहीं। यही तो है, ये सबसे टफ क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए ही दिया है, क्योंकि देखो आप लोग बोलोगे सर 2 और 4 का कोड बताना, तो सर इतना पॉसिबल है ही नहीं। देखो क्योंकि 2 2 बच रहे हैं, बट देखो यार 1 और 3 निकल गया तो 2 कितना हो गया, 2 ब्राइट हो गया। ठीक है, और 4 5 क्या होगा, या तो टॉल या बिग। अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करो कि जो चीज़ सेकंड पोजीशन पे लिखी है उसका कोड फर्स्ट है, और जो चीज़ लास्ट में लिखी है उसका कोड क्या है, 3 का कोड क्या आया था, लिटिल। तो जो चीज़ लास्ट में लिखी है उसका कोड सेंटर में है। तो इसका मतलब 5 का कोड क्या होगा, जो सेंटर में लिखा हुआ है, बिग। तो 5 का कोड क्या हो गया, बिग। और 4 का कोड जो चीज़ सेकंड में लिखी है उसका कोड क्या है, फर्स्ट, तो टॉल। तो 2 का कोड क्या हो गया, टॉल। आप ये भी बोल सकते हो, आइदर और करके भी बोला जा सकता है इसमें, बट एक ये भी लॉजिक लगाया जा सकता है, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ें समझाई। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, लॉजिकल वेन डायग्राम। लॉजिकल वेन डायग्राम टोटल 8 टाइप के होते हैं, और आठों के आठों टाइप अगर आपको आते हैं तो ही आप चीज़ें कर पाओगे, और आपको आपके माइंड में होना चाहिए कि यार इससे क्या समझ में आ रहा है मेरे को। जैसे देखो ये है पहला टाइप, तीनों अलग अलग हैं, मतलब नो कॉमन। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर और लॉयर, तीनों अलग अलग हैं, किसी में कोई कॉमनलिटी नहीं है, नो कॉमन थिंग्स इन बिटवीन। सेकंड, इसमें एक आइटम दूसरे में बिलोंग कर रहा है और दूसरा तीसरे में। जैसे सेकंड, मिनट और आवर, समझ रहे हो, आवर के अंदर मिनट होती है, मिनट के अंदर सेकंड होती है, ये ऐसे बनता है। थर्ड टाइप ये होता है, उसमें 2 सेपरेट ग्रुप होते हैं और वो एक थर्ड ग्रुप को बिलोंग करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक हस्बैंड है और एक वाइफ है, ये दोनों फैमिली में आते हैं, तो ये ग्रुप है, हस्बैंड का ग्रुप अलग है, वाइफ का अलग है, फैमिली में आता है। फोर्थ, इसमें क्या है, 2 आइटम हैं और दोनों के दोनों तीसरे में बिलोंग करते हैं, फादर ब्रदर है तो दोनों मेल, बट आपस में ऐसा भी तो हो सकता है कि एक इंसान वो फादर भी हो, बट वो किसी दूसरे का तो ब्रदर भी तो होगा। आपके पापा किसी के भाई भी तो होंगे। ठीक है, तो आपके पापा पापा भी हैं, किसी के भाई भी हैं, तो वो यहाँ आ गए। कुछ फादर ऐसे हैं जो किसी के भाई हैं ही नहीं, और कुछ ब्रदर ऐसे हैं जो आज तक फादर नहीं बने। ठीक है, तो आते सब मेल में हैं। तो इस तरीके से ये एक डायग्राम बनता है, वेन डायग्राम। फिफ्थ, इसमें क्या है, दोनों आइटम पार्शली रिलेटेड टू थर्ड। जैसे डॉग हैं, कुछ डॉग पेट होते हैं और कुछ कैट पेट होती हैं। कुछ कैट पेट नहीं होती तो वो यहाँ आ गई, और जो डॉग पेट्स नहीं होते, पालतू नहीं होते, वो यहाँ आ गए, वो वाइल्ड हो गए। तो इसमें क्या है, 2 आइटम पार्शली रिलेटेड टू थर्ड आइटम होते हैं। सिक्स्थ आ जाओ, सिक्स्थ में क्या है, तीनों ही आपस में पार्शली रिलेटेड होते हैं, कि एक इंसान है वो प्रोफेसर भी हो सकता है, रिसर्चर भी हो सकता है और साइंटिस्ट भी हो सकता है। समझ रहे हो, तो इस तरीके से ये तीनों पार्शली रिलेटेड होते हैं। कुछ ऐसे हो सकते हैं जो रिसर्चर भी हैं और साइंटिस्ट भी हैं बट प्रोफेसर नहीं है, तो हम इसको मतलब एक वेन डायग्राम ऐसा भी बन सकता है। 7th में आ जाओ, इसमें क्या है, एक आइटम बिलोंग टू सेकंड ग्रुप एंड थर्ड जो है पार्शली होता है, बिलोंग करता है बोथ को। देखो मदर
क्या है, मदर हमेशा फीमेल है, तो वन आइटम बिलोंग टू सेकंड हो गया। बट जो थर्ड है ना, जैसे डॉक्टर है, वो पार्शली रिलेटेड है। जो डॉक्टर है हो सकता है कि वो डॉक्टर फीमेल हो, ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्टर फीमेल ना हो तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जो जो डॉक्टर फीमेल नहीं है तो वो यहाँ आ गई, जो डॉक्टर फीमेल है वो यहाँ आ गई, कुछ डॉक्टर फीमेल भी और मदर भी है वो यहाँ आ गई। तो वो ये डायग्राम इस तरीके से बनेगा। एक होता है एट्थ टाइप का, इसमें आपको एक आइटम जो है वो सेकंड को बिलोंग करता है, और जो थर्ड है वो ओनली पार्शियली रिलेटेड होता है वन के लिए। जैसे फादर है, फादर टोटली हमेशा फादर मेल होंगे, बट जो चिल्ड्रन है वो पार्शियली रिलेट करेंगे मेल से, बट फादर से नहीं करेंगे, क्योंकि चिल्ड्रन तो कोई फादर हो ही नहीं सकते ना। ठीक है, इस तरीके से याद करना है आप लोगों को ये। तो ये आपके 8 टाइप के वेन डायग्राम है, ये आपको इतना समझ में आना चाहिए। अब आते हैं सिटिंग अरेंजमेंट में। सिटिंग अरेंजमेंट मुझे पता है यार, मैं इस तरीके से, मेरा ये पढ़ाने का बिल्कुल स्टाइल नहीं है। सबसे पहली बात तो आप सबको मैं समझाना चाहता हूँ, मैं आपको बहुत तेज पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम है, नहीं तो मुझे ऐसा पढ़ाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी। बट वही है कि यार बहुत सारे बच्चों की डिमांड है कि सर आप सब कुछ एक ही वीडियो में पढ़ा दो जल्दी से, तो मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ चीज़ें, तो शायद आप लोग कोशिश करो थोड़ा सा समझने की। ठीक है, देखो सिटिंग अरेंजमेंट में भैया सर्कुलर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लीनियर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब देखो यार, ये टॉपिक कम से कम 2 से 3 घंटे का टॉपिक है अगर मैं अच्छे से पढ़ाऊँ आप लोगों को। बट फास्ट पढ़ाना है तो भैया देखो 2 से 3 मिनट में पढ़ाता हूँ। आपको पता है मैं फास्ट कैसे पढ़ाता हूँ। आपको जब मैंने रिवीजन कराया है किस चीज़ का, जब मैं करंट अफेयर करा रहा था तो देखा ना कितने मैंने फास्ट रिवीजन कराया, पूरा 1 घंटे की वीडियो मैंने आपको मात्र 2 मिनट में रिवीजन करा दिया। तो यार ये थोड़ी सी कला है, बट ये कला भी उन्हीं को समझ में आएगी जिन्होंने पहले पूरा 2 घंटे पढ़ा है मुझसे। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों की चीज़ ऊपर से निकल रही होंगी, बट हाँ जिसने पहले थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है उसके लिए तो भैया बहुत ही मक्खन जैसा चीज़ें चल रही होगी कि मैं आप लोगों को सब कुछ एक ही साथ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट की। देखो सिटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है, जो सर्कुलर अरेंजमेंट होती है, अगर 8 लोग बैठे हैं ना किसी भी सर्कल में, तो सबसे पहले तो इसके सामने 2 हो गए, 3 4, ये इसके सामने और ये इसके सामने। ठीक है, 8 लोगों को आप लोग हमेशा ऐसे बैठाना। 4 लोग तो आपको पता है कैसे बैठाओगे, ये 2 सामने सामने हो गए। और इनकी डायरेक्शन भी याद रखना कि इन लोगों ने सेंटर की तरफ फेस कर रखा है या सेंटर से अवे कर रखा है फेस, क्योंकि अगर सेंटर से फेस अवे कर रखा है तो राइट साइड ये हो जाएगा और लेफ्ट साइड ये, और इसके लिए राइट साइड ये होता है और लेफ्ट साइड ये होता है। याद रखना, अगर सेंटर की तरफ फेस करके बैठा है तो लेफ्ट राइट अलग है, और अगर सेंटर से अवे फेस है तो उसके लिए लेफ्ट राइट अलग है। अगर हमेशा आपको 5 लोग बैठाने हैं ना, तो 5 लोगों को हमेशा बैठाने के लिए वाई कंस्ट्रक्ट करना। वाई, वाई बन गया ना वाई, और इसके सामने ये ऐसे बनाना वाई, 1 2 3 4 5, तो ये 5 लोग हमेशा ऐसे बैठाना आप लोग हमेशा। ठीक है, और 6 लोग बैठाने तो 6 लोग हमेशा ऐसे बैठाना। ये 2 हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 लोग बैठ गए। तो इस तरीके से आप एक, मतलब अपने ऊपर है आप कैसे भी बैठाओ, बट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन पढ़ना बहुत आना चाहिए, और आपको कुछ टर्म्स के मतलब पता होने चाहिए। जैसे कि इमीडिएट नेबर कौन होता है। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि ये लोग बैठे हुए हैं इसमें ABCDEFG, मैं आपसे पूछूं कि अगर ये सारे के सारे सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं तो जी का इमीडिएट नेबर कौन है, एक तो F है और एक H है। मैं आपसे पूछूं कि डी के राइट साइड में सेकंड बंदा कौन बैठा है, तो डी का राइट अंदर की तरफ है तो राइट क्या 1 2 ये बैठा है। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और सर्कुलर अगर अरेंजमेंट के क्वेश्चन पहली बात तो आते नहीं एफकेट में, अगर आया तो इस तरीके से आप थोड़ा बहुत लॉजिक लगा के कर सकते हो। लीनियर में क्या याद रखना आप लोगों को, लीनियर में ये याद रखना है कि उन लोगों ने नॉर्थ की तरफ फेस कर रखा है या साउथ की तरफ, या वो लोग ईस्ट की तरफ फेस करके बैठे हैं या वेस्ट की तरफ। तो ये होता है लीनियर अरेंजमेंट। इसमें याद रखना, इसमें इमीडिएट नेबर का मतलब होता है ये वाला। ठीक है, या इसके साइड में ये वाला। अगर मैं बोलूँ कि ए के साइड में बी बैठा है इमीडिएटली, तो बी यहाँ आ गया या बी यहाँ पे आ सकता है। बट इसमें अगर मैं बोलूँ कि डी के राइट में ई बैठा है, तो डी के राइट में ई बैठा है मतलब जरूरी नहीं है बैठा तो राइट में ही है, देखो राइट में बैठा है, बट इमीडिएट राइट बोलेगा तो ही आपको यहाँ पे ई को बैठाना है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि ए के राइट में बी बैठा है तो वो बी यहाँ हो जाएगा, और वो भी इमीडिएट बोल दे तो एकदम 100% श्योर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ना, आपको एक दो केस बना के देखने होते हैं तभी चीज़ें कर पाओगे आप लोग। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इसको अरेंजमेंट किस तरीके से करना है। नेक्स्ट आ जाओ,
ये अब है पेपर कटिंग का क्वेश्चन। पेपर कटिंग का क्वेश्चन ये होता है कि आपको एक पेपर दिया जाएगा, पेपर के एग्जाम में दिया जाएगा इस तरीके से कि एक पेपर है, इसको फोल्ड किया इस तरीके से, फिर इसको इस साइड फोल्ड कर दिया ऐसे, फिर यहाँ से कट किया, तो अब इसको खोलेंगे तो कौन सी फिगर बनेगी, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में याद रखना हमेशा ओपन फोल्ड इन रिवर्स ऑर्डर। आप लोग सोचो, अच्छा यहाँ से काट दिया, चल इसको निकाल दिया काट के, तो यार ये कट ऐसे निकल गया, ये है, ये इस तरीके से है, ठीक है, ये यहाँ से कट हुआ है, मतलब कि अब इसे खोलो, किस साइड खोलो, जहाँ पे फोल्ड किया, ऐसे फोल्ड किया तो अब इसको इस साइड खोलो, जब इस साइड खोलोगे तो ऐसा फील होगा, देखो यहाँ से कट होगा और यहाँ से कट हो जाएगा ये, ठीक है। तो आप इसे अब इसको ऊपर की तरफ खोलो, क्योंकि ये इधर को आपने फोल्ड किया था, हमेशा उल्टा खोलते जाओ उसको, फिर ये फिगर ऐसे करके ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे स्लैंट होगा सारे ये चारों तरफ, तो इस तरीके से आप उसको रिवर्स ऑर्डर में करके कटिंग कर, मतलब उसको ओपन करो तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी आप लोगों को। अब आ जाओ सिलोगिज्म और डाइस करते हैं। बहुत फास्ट हो रहा है, मुझे खुद को पता है भाई, बहुत फास्ट करा रहा हूँ मैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा कि यार मैं इतना तेज करा रहा हूँ, क्योंकि ना मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करा रहा, बट हाँ रिवीजन का तरीका यही होता है, ये रिवीजन मानो, जिन्होंने मुझसे पहले पढ़ा है उन लोगों के लिए तो बहुत बढ़िया रिवीजन हो रहा है, और जो बच्चा पहली बार देख रहा है तो शायद उसे कुछ चीज़ समझ में ना आ रही हो, बट हाँ मुझे इतना लगता है कि रीजनिंग सभी को थोड़ी बहुत आती है, तो वो उनको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं सिलोगिज्म। सिलोगिज्म में देखो यार, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर मैं बोलूँ ऑल ए इज़ बी, तो ऑल ए इज़ बी, तो ए ये रहा और बी ये रहा, हमेशा इसको यहाँ से जॉइंट करके ही बनाना। अब मैं बोलूँ कि सम ए इज़ सी, सम ए इज़ सी, तो यहाँ बना दो सी, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूँ, ये तो हो गया स्टेटमेंट, अब कंक्लूजन में अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सही है या नहीं, क्या अगर ये जो चीज़ अगर आपको डायरेक्ट दिख रही है तो बताना। मैं अगर बोलूँ सम सी इज़ बी, ये सही है गलत है, ये सही है, डायरेक्ट दिख रहा है। मैं आपसे पूछूं कि ऑल सी इज़ बी, दिख रहा है क्या डायरेक्ट, भाई नहीं है ऐसा, तो इसे काट दो, ठीक है। अब एक लाइन और देखो, अगर स्टेटमेंट में एक लाइन और दी है कि सम बी इज़ डी, यहाँ ले बना लो सम बी इज़ डी, और कंक्लूजन में एक चीज़ पूछ लिया कि सम ए इज़ डी, ये सही है गलत है, ये गलत है। डायरेक्ट देखो कुछ दिख रहा है क्या, कनेक्शन नहीं दिख रहा, सीधा अलग है। अगर कभी भी नॉट वाली चीज़ आ जाए या पॉसिबिलिटी वाली चीज़ आ जाए तो हम फिगर को एक्सटेंड करके भी देखते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि सम ए इज़ डी इज़ पॉसिबिलिटी इज़ ए पॉसिबिलिटी, हाँ हो सकता है, अगर मैं इस डी को ऐसे करके बना दूँ तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। या मैं अगर ये जो डी वाला फिगर है ये अगर यहाँ बन जाता तो देखो, अगर मैं ऐसे बना देता, क्योंकि बी वाली बात बोली तो ये भी हो सकता है, बट ये पॉसिबिलिटी तभी चेक करनी है जब पॉसिबिलिटी की बात बोले, नहीं बोलेगा तो हमें डायरेक्ट फिगर देखना है, डायरेक्ट फिगर में कोई कनेक्शन नहीं है ए और डी का, तो ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ डाइस पे, देखो अब हम करते हैं ये डाइस वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, डाइस वाला कॉन्सेप्ट करते हैं। यहाँ समझा देता हूँ मैं आपको डाइस का पूरा कॉन्सेप्ट। देखो डाइस हमेशा दो टाइप की होती हैं, एक होती है स्टैंडर्ड डाइस, एक होती है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस वो होती हैं जिनके अपोजिट सरफेस का जो सम है वो हमेशा 7 होता है, यहाँ पे जो अपोजिट का सम 7 नहीं होता। तो अगर मैं आपके सामने एक डाइस रखूँ और मैं ये बोलूँ कि यहाँ पे 5 है, तो इसके अपोजिट में क्या सम होगा उसको, मतलब अपोजिट में नंबर कौन सा होगा उसका, 2 होगा इसके नीचे, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस है। और नॉन स्टैंडर्ड में 7 नहीं होता, वो कुछ भी हो सकता है, मतलब समझ रहे हो। जैसे कि देखो ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, 5 और 2, देखो ये तो साइड में ही दोनों का सम 7 आ गया। स्टैंडर्ड डाइस में कभी भी साइड का सम 7 नहीं हो सकता, नॉन स्टैंडर्ड में साइड का सम भी हमेशा 7 कभी भी, मतलब 7 हो, अगर आपको कभी भी साइड का सम 7 दिख जाए मतलब वो एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। अब जो नॉन स्टैंडर्ड डाइस है इसी को ही नॉर्मल डाइस बोलते हैं, ठीक है। अब एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आ सकता है, एग्ज़ाम में इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि जैसे कि फिगर बनाता हूँ मैं आपके लिए डाइस का, ये है 3, ये है 5, ये 2, और एक और है, इसी डाइस को दूसरे तरीके से दिखाया है, ये है 4 और ये 3, ये 6।
अब देखो दोनों का सम क्या है, 7 आ रहा है ना साइड में, तो ये नॉर्मल डाइस है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये बताओ भैया कि 3 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा। तो अगर आप लोग ध्यान से देखो, देखो 3 के साइड में 5 और 2 आ गया, तो 3 5 2। और इस वाली डाइस में देखो तो 3 के साइड में क्या है, 6 और 4। तो एक ही नंबर बचा जो 3 के अपोजिट होगा, वो होगा 1। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करे जाते हैं ये वाले। बट कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसा भी हो सकता है कि भैया ये इस तरीके से आपको समझ में ना आए कि यार इसके अपोजिट में क्या होगा। देखो जैसे कभी कभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ तो नंबर दे देगा, देखो एक सेकंड दोबारा लिखते हैं इसको। देखो ये नंबर दे दिया आपको 2 3 5, और ये दे दिया 5 6 1। वो आपसे पूछा फाइंड अपोजिट टू नंबर 3, 3 के अपोजिट में क्या होगा, 3 के अपोजिट में इस साइड क्या नंबर होगा। तो आपको क्या करना है ना, जो कॉमन नंबर है उसको पकड़ना है। कॉमन नंबर क्या है, 5। यहाँ पे क्या कॉमन नंबर है, 5। तो 5, और इसको क्लॉकवाइज चलो, 5 के बाद क्या आ रहा है 3, 3 के बाद क्या आ रहा है 2, यहाँ 5, 5 के बाद क्या आ रहा है 1, और 1 के बाद क्या आ रहा है 6। तो 2 के अपोजिट 6 होगा, 3 के अपोजिट 1 होगा। आप इस तरीके से भी इसे कर सकते हो, इसे बोलते हैं रोटेशनल रूल होता है ये एक। ठीक है, तो यार इसमें और भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कभी कभी अगर आप डाइस को, आप ऐसे भी डाइस बना सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपको एक सेकंड, ज़्यादा बड़ा बन गया यार ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका एक पार्ट हो गया डाइस का, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा, ये छठा। तो याद रखना अगर कोई नंबर अगर ऐसे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 और 6, वो पूछे कि आपको पता है अगर आप इसे पूरा ऐसे समझो, ये एक जॉइन करोगे ना इसको, अगर आपके पास ये सच में कोई एक फिगर कटा हुआ होगा तो आप इसे जॉइन करोगे तो ये डाइस ही बन जाएगा, पूरा एक डाइस। तो 6 के अपोजिट क्या होगा, 1। 2 के अपोजिट क्या होगा, 4। और 3 के अपोजिट क्या होगा, 5। हमेशा एक छोड़ के होता है, 2 का 4 अपोजिट, 3 के अपोजिट 5 और 6 के अपोजिट 1। ये भी एक डाइस का रूल होता है। बहुत तरीके से डाइस बनाई जा सकती है, एक ऐसी भी डाइस बनाई जा सकती है। 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे 3 के अपोजिट क्या होगा, 6। 2 के अपोजिट क्या होगा, 4। और 1 के अपोजिट क्या होगा, 5। ठीक है, तो डाइस के ये इतने ही क्वेश्चन आते हैं, बस ये 3 चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आ जाओ रैंकिंग्स पे। देखो रैंकिंग के लिए वो ना ये बोल देता है कि इसमें जो रैंकिंग का क्वेश्चन आता है वो ये बोलता है कि भैया ऊपर से और नीचे से, ऊपर से नीचे से कैसे, वो ये बोलेगा कि अगर आपकी रैंक अपनी क्लास में टॉप से देखी जाए तो आप 5th नंबर पे आते हो, और नीचे से देखी जाए तो आपकी रैंक 25th आती है। तो टोटल कितने बच्चे हैं क्लास में, तो आप 5 प्लस करो, 25 प्लस करो, -1 करना होता है। तो टोटल हमेशा निकाला जाता है टॉप प्लस बॉटम -1। अगर राइट लेफ्ट की बात है तो राइट प्लस लेफ्ट -1, और ये फ्रंट प्लस बैक -1। मतलब तीनों एक ही चीज़ है एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो। इसमें क्या है समझो, ये बोलेगा कि आपकी रैंक जो है ऊपर से अपनी क्लास में 29 है, यहाँ पर आपकी रैंक है। बट अगर नीचे से देख रहे हैं तो आपकी रैंक कितनी है, 31 है। तो दोनों को जोड़ो, टोटल बच्चे कितने होंगे क्लास में, -1। कितना हो गया, 60 -1 59 बच्चे होंगे टोटल क्लास में। ठीक है, तो ये तरीका है टोटल बच्चे निकालने का रैंकिंग बेसिस पे। अब देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं इनइक्वलिटी वाले क्वेश्चन। इनइक्वलिटी वाले क्वेश्चन करने का तरीका होता है रास्ता बंद रास्ता खुला, ये टॉपिक है इसका। रास्ता खुला ये कैसे होता है, अगर ये चीज़ लगी हुई है और यहाँ से यहाँ जाना है, जैसे देखो हमको यू से ई जाना है, ये स्टेटमेंट है, ये कंक्लूजन है। क्या यू से ई की तरफ जा सकते हैं, यू से ई की तरफ जाना है ऐसे, ये बोल रहा है यू से ई की तरफ जाना है। यू से ए जा सकते हैं, रास्ता खुला है, जा सकते हैं। और ये ए से इक्वल टू मान लो, चलो यहाँ भी जा सकते हैं, ये ना थोड़ा सा क्वेश्चन। ठीक है, ए से आर की तरफ भी जा सकते हैं, आर से ई भी जा सकते हैं, तो यू से ई जा सकते हैं, ये सही है। क्या ए से पी जा सकते हैं, ए से आर जा सकते हैं, आर से ई, और ई से ई तो बंद हो गया रास्ता, तो ये नहीं हो सकता। क्यू से पी जाना है, क्यू से पी जाना है, तो ये तो यहीं बंद हो गया, नहीं जा सकते। ठीक है,
तो इस तरीके से ये रास्ता बंद और रास्ता खुला कॉन्सेप्ट है। इसके लगभग 10 से 15 अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ये मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया है। अब आते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स पे। काउंटिंग ऑफ फिगर्स, देखो काउंटिंग ऑफ फिगर्स में या तो वो आपको स्क्वायर काउंट करा सकता है, रेक्टेंगल काउंट करा सकता है, या ट्रायंगल काउंट कराने के लिए बोलेगा, करने के लिए बोलेगा। अगर वो आपको ऐसा फिगर दे दे और वो ये बोले कि भैया इसमें बताओ कि टोटल कितने स्क्वायर हैं, तो यार अब मैं आपको बेसिक से नहीं जा रहा, मैं आपको डायरेक्ट चीज़ें बता रहा हूँ, ये याद कर लो। बट अगर रियल में हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो हम कुछ चीज़ समझाऊंगा भी। आप लिखो 4 × 4, देखो 4 4 है ना, 16, 3 × 3 9, 2 × 2 4, और 1 × 1 1। सबको जोड़ो 30। कितने हो गए इसमें टोटल स्क्वायर कितने हो गए? 30। इसमें कितने हो जाएंगे? 7 × 4, 6 × 3, 6 × 3, 2 × 5, 2 × 5 और 1 × 4। हमेशा इसमें क्या याद करना है आपको, जो फिगर ऐसे सिमेट्रिकल नहीं होता उसमें आपको हमेशा जो छोटी वाली फिगर है ना उनको पूरा लिख दो ऐसे 1 2 3 4, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा 7 हो रहा है ना, 7 को ऊपर से लिख लो यहाँ पे, 7 6 5 और 4। तो ये हो गया 28 18 10 और 4, टोटल कितने हो गए? 60। तो टोटल स्क्वायर इसमें कितने हो गए? 60। अगर वो ऐसी फिगर में कभी रेक्टेंगल पूछ लेता है तो याद रखना जितने स्क्वायर होते हैं वो रेक्टेंगल ही होते हैं। तो इस फिगर के लिए अगर वो नंबर ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए पूछे तो आपको क्या करना है, इस वाली फिगर के लिए याद रखना, यहाँ बना देते चलो ये फिगर 1 2 3 4 2 3 4। तो यहाँ पे क्या करो आप, अगर आप इनको जोड़ोगे 4 5 7 8 9 10, ये कितना हो गया? 10। इधर भी जोड़ोगे तो कितना हो गया? 10। 10 × 10 100। तो टोटल रेक्टेंगल कितने हो गए? 100। इसको कैसे निकालेंगे? अगर आप इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 10, और इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा टोटल? ये आएगा 28। तो 28 × 20 10 × 28 280। तो ऐसे फिगर में रेक्टेंगल निकालने का तरीका ये है और स्क्वायर निकालने का तरीका ये है, ठीक है। अब आ जाओ ट्राइंगल्स में। ट्राइंगल्स कैसे करते हैं, कैसे गिनेंगे? ट्राइंगल्स गिनने के लिए हमेशा इसमें बेस लाइन हमको पता होनी चाहिए, टोटल बेस लाइन कितनी है। देखो अगर मैं आपको ये बोलूँ 1 2 3 4 5, देखो 5 है, पाँचों को जो ऐसे जोड़ दो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो टोटल ट्राइंगल कितने हो गए? 15। क्योंकि बेस लाइन कितनी है? एक बेस लाइन है इसमें। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं 1 2 3 4 और यहाँ पे 2 बेस लाइन और खींच दूँ मैं, टोटल बेस लाइन कितनी हो गई? 1 2 3। तो आप लोग क्या करो, इसको जोड़ो 1 2 3 4, 1 + 2 + 3 + 4, और बेस लाइन कितनी है? 3 है, तो इंटू 3, तो ये हो जाएगा 10 × 3 = 30, ठीक है। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होते हैं। बहुत टाइप्स हैं इसमें, कम से कम 15 टाइप मैं इसमें और कराऊंगा, बट अभी नहीं, अभी बस आप बेसिक्स सीखते हुए चलो। बेसिक, क्योंकि एग्जाम में अगर आपको बेसिक भी आता है ना तो आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा यार कि यार ये तो सभी को आता था, इतना तो मेरे को आना ही चाहिए था। तो ये हमारा इतना पोर्शन रीजनिंग का हो गया। अब हम ये वाला पोर्शन करते हैं। तो ब्लड रिलेशन देखो पहले। देखो यार ब्लड रिलेशन में क्या होता है, वो लास्ट में एक लाइन हमेशा पूछता है कि व्हाट इज रिलेशन ऑफ राम टू श्याम, या X to Y, या A to B, ऐसे पूछता है। इसका मतलब होता है जो लास्ट वाला है ये इनसे पहले वाले को कैसे बुलाएगा। जैसे इस वाले फिगर में, इस वाले सेंटेंस में व्हाट द श्याम विल कॉल मोहन, श्याम राम, यहाँ पे राम नाम है, या इसको मोहन करो, यहाँ पे राम कर लेते हैं चलो। इस वाली लाइन में इसका मतलब है कि श्याम राम को कैसे बुलाएंगे, कैसे बुलाएंगे, उसका वही उसका आंसर होगा, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक पूरा एक चार्ट बना के दिखाता हूँ कि भैया कभी भी अगर एग्जाम में कभी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आए तो उसको कैसे करा जाता है। देखो यार कभी भी अगर दो लोगों की शादी होगी तो उसको कैसे शादी कराना है कि ये हस्बैंड वाइफ है, ये प्लस और माइनस, प्लस का मतलब है मेल है और बी का मतलब फीमेल है। अगर इनके बच्चे होंगे तो भैया इसको लिखना नीचे, समझो इनके बच्चे का नाम है सी। अगर ए का कोई, ए के पापा का नाम मान लो डी, डी की वाइफ हो गई ई, तो ई और प्लस। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ, जैसे ये है ना, व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ सी एंड डी, या सी टू ई, सी टू ई क्या रिलेशन है, तो मतलब इसका मतलब है कि ई सी को कैसे बुलाएंगे,
ई सी को क्या बोलेगी, ई सी को बोलेगी पोता, अगर ये पोता है तो, मतलब ग्रैंडसन। तो ये चीज़ याद रखना, इस तरीके से पूरा चार्ट बनता है। अब वो बी की तरफ भी जा सकते हैं, ये अगर अगर बी की कोई बहन है सी, तो ये सी क्या है, ये इसकी मैटरनल आंट लगेगी, इसी की, समझो ये एफ है तो ये मैटरनल आंट लगेगी। तो इस तरीके से पूरा चार्ट बन जाता है, ये बहुत ईजी हो जाता है अगर आपको चार्ट बनाना आता हो क्वेश्चन तो। ठीक है, नेक्स्ट ये देखते हैं एनालिटिकल रीजनिंग। इसके क्वेश्चन तो वैसे ज़्यादातर एफकेट में नहीं आते, बट हाँ हमको चीज़ें आनी तो चाहिए ना, अगर एग्जाम में आ गया तो यार कैसे करेंगे। सबसे पहले देखते हैं स्टेटमेंट एंड एजम्पशन। तो एजम्पशन क्या होता है, याद रखना, हिडन पार्ट ऑफ आर्गूमेंट इज कॉल्ड एजम्पशन। ठीक है, और एजम्पशन हमेशा थर्ड पर्सन करता है। कौन करेगा, थर्ड पर्सन करेगा, याद रखना इसको। और अगर एजम्पशन में कभी भी ओनली, सर्टेनली या मस्ट लिखा हुआ है तो वो हमेशा एक फॉल्स एजम्पशन होता है, वो एक फॉल्स एजम्पशन हो जाता है अगर ये वाले शब्द आपको कहीं भी लिखे हुए मिल जाते हैं कभी भी स्टेटमेंट और एजम्पशन में। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे अगर मैं ये बोलूँ कि इफ़ इट डज नॉट रेन थ्रू दिस मंथ, इफ़ इट डज नॉट रेन थ्रू दिस मंथ, most farmers will be in trouble, most farmers will be in trouble this year, will be in trouble this year। तो अब नीचे दो सेंटेंस दे देगा, वो पूछेगा कि इन दोनों में से कौन सा इसका एजम्पशन है। एजम्पशन नंबर 1, टाइमली रेन इज एसेंशियल फॉर फार्मर्स। दूसरा बोल रहा है मोस्ट फार्मर्स जनरली डिपेंड्स ऑन रेन। तो अब वो नीचे क्वेश्चन पूछेगा, बताओ क्वेश्चन ए, ओनली वन इज एजम्पशन, बी ओनली सेकंड वन इज एजम्पशन, सी बोथ आर एजम्पशन, या डी नन, नन ऑफ द अबव। तो इसमें क्या होगा, इसमें दोनों ही एजम्पशन सही हैं। ठीक है, तो एजम्पशन क्या है, हिडन पार्ट होता है आर्गूमेंट का, जो बात कही गई है उसका एक हिडन पार्ट होता है। अब आते हैं स्टेटमेंट और आर्गूमेंट पे आओ। इसके बाद इसमें याद रखना, स्टेटमेंट आर्गूमेंट में आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और फिर दो आर्गूमेंट दिए जाएंगे। आर्गूमेंट में यस भी लिखा जाएगा और नो भी लिखा जाएगा, यस के आगे भी एक पॉइंट लिखा जाएगा और नो के आगे भी एक पॉइंट लिखा जाएगा। अब आपको जो नीचे ऑप्शंस मिलेंगे वो ये मिलेंगे कि पहला आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग है, फिर बोलेगा नहीं दूसरा आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग है, इनमें से कोई एक, मतलब आइदर 1 और 2 इज स्ट्रॉन्ग, नाइदर 1 और 2 इज स्ट्रॉन्ग। मतलब वो यस के बाद जो लाइन लिख रहा है आपको सोचना है यार ये यस हाँ ऐसा है, नहीं यार नो ऐसा नहीं है। तो आपको दोनों चीज़ सोचनी है। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, आपके सामने एक एग्जाम्पल मैंने लिख लिया, देखो शुड देयर बी यूनिफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस इन इंडिया एज इन स्कूल्स। पहला क्या बोल रहा है, यस दिस विल इम्प्रूव द एम्बियंस ऑफ द कॉलेजेस एज ऑल द स्टूडेंट्स विल बी डिसेंटली ड्रेस्ड। हाँ चलो सही है। एक बोल रहा है नो, कॉलेज स्टूडेंट्स शुड नॉट बी रेजिमेंटेड एंड दे शुड बी लेफ्ट टू चूज देयर क्लोथ्स फॉर कमिंग टू कॉलेज। यार ये भी सही लग रहा है, दे शुड नॉट बी रेजिमेंटेड। तो ये दोनों ही सही हैं, दोनों ही स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है, समझ रहे हो। तो यस भी सही है, नो भी सही है। तो ये हो गया स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट। स्टेटमेंट एजम्पशन समझ में आ गया, स्टेटमेंट आर्गूमेंट समझ में आ गया, और हमने एक ये कोर्स ऑफ एक्शन पहले ही देख लिया। तो ये टॉपिक हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब बचा ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। पहले ये करते हैं, चलो स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। देखो स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन में क्या होता है, आपको इसमें एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, एक उसमें कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम होगी, उस प्रॉब्लम का एक क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए। जैसे कि एक प्रॉब्लम देखो क्या हुआ, ऐसे मानो कि भैया आपके एरिया में कूड़ा कबाड़ बहुत फैल रहा है, तो क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, आप लोगों को बोला कि सूखा और गीला कूड़ा अलग अलग अरेंज करो और फिर उसको एक जो कूड़ा उठाने वाला आएगा उसको दे दो। सेकंड, क्या ये कोर्स ऑफ एक्शन सही है या गलत है, ये कोर्स ऑफ एक्शन होगा। तो कोर्स ऑफ एक्शन में क्या है, आपको एक प्रॉब्लम दी जाएगी, उसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, आपको बस उसमें वही चीज़ देखनी है, पढ़ोगे चीज़ समझ में आ जाएगी, बहुत आसान होता है। नेक्स्ट है असर्शन एंड रीज़न।
देखो भैया, एसर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन में थोड़ी बहुत आपको साइंस की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं बहुत लॉजिकल होते हैं। देखो जैसे एसर्शन में लिख दिया, पैसेंजर्स इन ए बोट आर नॉट अलाउड टू स्टैंड, आर नॉट अलाउड टू स्टैंड। अब रीजनिंग क्या लगाई उसके पीछे? उसके पीछे रीजनिंग ये लगाई बिकॉज इट मे रेज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बोट। जो बोट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो रेज हो जाएगी, इसलिए ऐसा होता है। तो हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये क्वेश्चन तो भैया जीएस में भी आते हैं, सीडीएस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, अब हमारा बचा स्टेटमेंट और कंक्लूजन। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में याद रखना, कंक्लूजन हमेशा 100% ट्रू होता है। वो आपको एक स्टेटमेंट दे देगा कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, बी इज़ ग्रेटर देन सी, बी इज़ लेस देन, या बी की हाइट सी से छोटी है, और फिर नीचे कंक्लूजन दे देगा ए बी और सी में। तो ये हमेशा याद रखना 100% ट्रू होगा तो ही सेंटेंस सही माना जाएगा। तो ये होता है स्टेटमेंट कंक्लूजन। तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है रीजनिंग का हमारा कंप्लीट हो गया इसमें। ठीक है, अब मैं कल आप लोगों को पूरा का पूरा जीके का पोर्शन, जो पूरा तो क्या यार, मतलब मेनली वही है कि जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो चीज़ें मैं आपकी जीएस में कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, या आप लोग चाहते हो मैथ्स का, आप लोग जो नीचे कमेंट करोगे उसी हिसाब से हम लोग नई वीडियो मैं आपको बना के दूंगा, जिसमें सब कुछ मैं एक कॉम्प्रहेंसिव व्यू कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो एफकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। याद रखना ये वीडियो सीडीएस के लिए नहीं है बिल्कुल भी, एफकेट के लिए ही है बस। ठीक है, अब मैं अपनी वीडियो ऑन करता हूँ। वही कैसे लगा? तो ये पूरी रीजनिंग कंप्लीट हो गई और मज़ा आया होगा आप लोगों को। अब आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसा फील हुआ। हाँ, मुझे लगता है कुछ कुछ टॉपिक्स आपको लगा होगा यार ये बहुत फास्ट करा दिए, बट वो नीड ऑफ द आवर है, क्योंकि परसों आप लोग का एग्ज़ाम है। अब आप लोगों को करना क्या है, ये पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ से ले सकते हो, या आपने नोट्स बना लिए हो तो वेल एंड गुड। और कल जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आप लोग चाहते हो कि आपको बहुत ही फास्ट तरीके से शॉर्ट में चाहते हो कुछ पढ़ना, मतलब 1 घंटे में सब कुछ अगर कोई पढ़ना चाहते हो, चाहे वो जीएस हो या मैथ्स हो या इंग्लिश कुछ भी हो, आप लोग मुझे बताइएगा, या कोई जीएस का पर्टिकुलर टॉपिक है तो वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, फिर जो एफकेट के एग्जाम के बाद हम लोग सीडीएस के लिए पूरा डिटेल्ड पढ़ेंगे, सारा सिलेबस हम पूरा डिटेल्ड करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।